गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम लोग जो है प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत ही एंटीजेंस और एंटीबॉडीज क्या होता है ये जानेंगे और प्रतिरक्षा तंत्र में इनका क्या कार्य है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं एंटीजेंस क्या होता है। एंटीजेंस प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करने वाले अथवा उत्तेजित करने वाले विषैले पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं। एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस शरीर में प्रवेश करने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करते हैं अथवा प्रेरित करते हैं। ये प्रायः प्रोटीन्स के बड़े और जटिल अणु होते हैं। जो एंटीजेंस होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स के बड़े और विशाल अणु होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेक्राइड्स के बड़े अणु भी एंटीजेंस की तरह कार्य करते हैं। इन सब के अलावा वायरस, बैक्टीरिया एंड देयर पार्ट्स और उनके भाग अथवा पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज और ऑर्गन्स, ये भी एंटीजेंस की तरह कार्य करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करते हैं या प्रेरित करते हैं। तो ये सारे के सारे पदार्थ एंटीजेंस का कार्य करते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न माध्यमों से पहुंच करके प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करते हैं। तो यही जो है पदार्थ एंटीजेंस कहलाते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज इन एंटीजेंस, इन्हें एंटीजेंस भी कहते हैं और इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है। तो ये एंटीजेंस या इम्यूनोजेंस जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में ही एंटीबॉडीज बनता है। ये एंटीबॉडीज भी एंटीजेंस की भांति प्रोटीन्स के ही अणु होते हैं। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज इन एंटीजेंस के प्रति अनुक्रिया करने के लिए अथवा इन्हें नष्ट करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए बनते हैं। इन्हें एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है, ग्लोबुलिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। ठीक, तो ये एंटीबॉडीज और या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये इन पदार्थों को निष्क्रिय करने के लिए अथवा नष्ट करने के लिए शरीर में बनते हैं। इसलिए इन्हें जो है आईबी या शॉर्ट में आईबी भी कहते हैं। आईजी। ठीक, अब आईजी ये भी प्रोटीन के अणु ही होते हैं। तो इनकी संरचना में आप यहां पे चित्र में देख रहे हो कि ये जो है 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं से बना होता है, जिनमें 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन्स होते हैं।
तो ये आईजी के दो हैवी चेन है और ये दो लाइट चेन्स है। ये चारों चेन, दो हैवी दो लाइट, चारों चेन जो है डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके वाई की आकृति में, ये वाई की आकृति बना रहा है, वाई की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दो भाग होते हैं, चेन्स के दो भाग होते हैं। ऊपर का ये वाला भाग ये वेरिएबल पोर्शन कहलाता है और नीचे का भाग कांस्टेंट पोर्शन कहलाता है। ठीक है, इस अणु के दो भाग है, इस पूरे अणु को दो भागों में बांटा जा सकता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो चारों हैं, इनका एक छोर जिसका अंतिम अणु COH कार्बोनिक एसिड होता है और दूसरे सिरे पर NH2 अमीन ग्रुप्स होता है। अर्थात इसे जो है इस वाले भाग को, इस वाले छोर को कार्बोक्सी टर्मिनस कहा जाता है और इस वाले भाग को अमीनो एसिड टर्मिनस छोर एंड कहा जाता है। इस पूरे अणु को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर वाले भाग को फैब फ्रैगमेंट कहते हैं। ये वेरिएबल पोर्शंस होता है और चूंकि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के आईजी पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये वाला भिन्न भिन्न जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं उनमें ये वाला पोर्शन भिन्न भिन्न आकृतियों के होते हैं। और नीचे का भाग ये फुट फ्रैगमेंट कहलाता है, यानी FC फ्रैगमेंट कहलाता है और ये कांस्टेंट पोर्शंस होता है, ये स्थिर पोर्शंस होता है। इस वाले जो वेरिएबल पोर्शंस है जिनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, इस वाले भाग से ही एंटीजन जुड़ते हैं और जबकि स्थिर वाले भाग से ये कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले वायरस के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जुड़ करके उसको निष्क्रिय बनाते हैं, जिससे कि वायरस इससे जुड़ नहीं पाते और कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते। माने जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनकी सतह पर जो वायरस रिसेप्टर संरचनाएं पाई जाती है उनसे ये पोर्शन जुड़ करके उस रिसेप्टर को निष्क्रिय करता है, जिससे कि वायरस या बैक्टीरिया उनसे जुड़ते नहीं है और वो कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये एंटीबॉडीज है। अब हम एंटीबॉडीज के प्रकार की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ आईजी, तो ये मानव में 5 प्रकार के होते हैं। मानव में ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आईजी 5 प्रकार में आईजी ए, आईजी डी, आईजी
ई आई जी एम, आई जी जी एम, ये पांच प्रकार के होते हैं इसमें। हाँ, और एक है आई जी जी। इनमें आई जी जी ये मानव में 80% होता है। ये मानव में सबसे ज्यादा 80% होता है। इनमें ये जो इसके एक अणु आईबी के, ये एक अणु होता है। इसकी संरचना में विभिन्न प्रकार के जो आईजी हैं, इनकी संरचना में इसी के एक अणु अथवा एक से अधिक अणु मिल करके ये विभिन्न प्रकार के आईजी बनाते हैं। ये पांचों प्रकार के आईजी बनाते हैं। यही एक अणु के एक से अधिक अणु जुड़ करके ये बनाते हैं। इनमें आईजीएम ये सबसे बड़े अणु होते हैं। ये सबसे बड़े अणु होते हैं और ये जो है 5 एक अणु मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं। और इसी तरह से ये जो आईजी है जो 80% होता है, ये सबसे छोटे मोनोमर्स अणु होते हैं, 80% होते हैं। और ये जो है अपरा से यानी प्लेजेंटा से प्रवेश करके माता से शिशुओं में भी पहुंचते हैं। आईए ये आईजीए ये हमारे आंसुओं में, लार में और कोलोस्ट्रम क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो माता का जो दूध होता है उनमें ये आईजी ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शिशु को, नवजात शिशु को विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, विभिन्न रोगों से बचाता है, उनकी रक्षा करता है। तो और वो मिल्क जो है शिशु के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। उस मिल्क को ही कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ये उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है आईजीए। इसके अलावा आईजीडी ये जो है बी सेल की सतह पर पाई जाती है। आईजीडी ये बी सेल की सतह पर पाई जाती है और ये जो है अन्य इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। और इसी तरह से आईजीई ये एलर्जी प्रतिक्रिया में, उस प्रक्रिया में उत्पन्न करने में सहायक होते हैं आईजीई। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के जो है, ठीक है। इसमें
IM जो है 5 उसके बने होते हैं, और जबकि IgA जो है ये 2 अणु के बने होते हैं। तो जैसे हम IgA की बात करें तो IgA में ये एक अणु और दूसरा अणु ऐसे इधर यहां ये, यानी IgA जो है वो बाइमर्स होते हैं। इसी प्रकार से IgM ये पेंटामर्स होते हैं, पेंटामर्स। और पेंटामर्स ऐसे उसके माने IG के 5 मोनोमर्स मिल करके IgM की रचना बनाते हैं। तो इसमें और फिर ये इस तरह से ये IgM जो कि पेंटामर्स होते हैं, इनकी संरचना बनाते हैं। ठीक। और बाकी जो IgD, IgE, IgG ये जो है मोनोमर्स होते हैं। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए जिनकी संरचनाएं मैंने आपको बता दी। अब ये कार्य कैसे करता है, इनके फंक्शन। ठीक। तो IG यानी एंटीबॉडीज ये सीधे एंटीजन को नष्ट नहीं करता, बल्कि ये जो है विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रियाओं द्वारा इन्हें नष्ट करता है। ये एंटीबॉडीज जो है विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है और उनके द्वारा इन्हें नष्ट करता है। ये प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित है। हाँ, तो अब जो है हम लोग IG के फंक्शन की बात करते हैं, एंटीबॉडीज के फंक्शन वो कैसे कार्य करता है। तो एंटीबॉडीज एंटीजन को सीधे नष्ट नहीं करता, बल्कि वो कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं अपनाता है और उनके द्वारा उनको
नष्ट करता है। ठीक है, और वो प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। जैसे पहला यहां दिया गया है अग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, ओपोनाइजेशन, फिर कॉम्प्लीमेंट एंजाइम सेल मेडिएटेड लाइसिस। ये 5 प्रक्रियाएं अपनाती है। ठीक, तो पहले विशिष्ट प्रक्रिया अग्लूटिनेशन, इसमें क्या करता है कि एंटीबॉडीज अनेकों एंटीजन से जुड़ करके बड़े विशाल अणु बना लेते हैं। एंटीजन अनेकों एंटीजन या वायरस कह लीजिए या जीवाणु कह लीजिए, उनसे जुड़ करके बड़े विशाल अणु बना लेते हैं और फिर उन बड़े विशाल अणु को माइक्रोफेजेस अथवा भक्षण कोशिकाएं भक्षण करके उनको नष्ट कर देती है। ठीक, दूसरी प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये इसमें एंटीबॉडीज विषाणु अथवा जीवाणु अथवा उनके टॉक्सिन से जुड़ करके उसके चारों तरफ पूर्ण अस्तर बना लेते हैं। जैसे वायरस है, जीवाणु है, इनके चारों तरफ एंटीबॉडीज जुड़ करके एक पूर्ण अस्तर, यानी कि उस वायरस और जीवाणु को एंटीबॉडीज ही चारों तरफ से एक अस्तर बना करके ढक लेता है। और ढकने से क्या होता है कि इससे फिर कोशिका की जो शरीर की कोशिकाएं होती है, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे वायरस और जीवाणु जुड़ नहीं पाता है और कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। अर्थात ये वायरस और जीवाणु अथवा एंटीजन को निष्क्रिय कर देता है, जो कोशिकाओं में प्रवेश करने योग्य नहीं रह जाता। अगला विशिष्ट प्रकार के जो प्रक्रिया है वो है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में जो घुलनशील एंटीजेंस होते हैं, उनसे एंटीबॉडीज जुड़ करके बड़े सम्मिश्र बना लेते हैं और फिर उस घुलनशील एंटीजन का प्रेसिपिटेशन हो जाता है और क्षेपण हो जाता है और फिर उन्हें जो है भक्षण कोशिकाएं भक्षण करके नष्ट कर देती हैं। फिर अगला जो है ओपोनाइजेशन। अगला जो क्रिया है वो ओपोनाइजेशन में क्या है कि इसमें जो है एंटीजन की सतह को ही बदल देते हैं। इसमें मुख्य रूप से IgG यानी किसके द्वारा, एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडीज के द्वारा एंटीजन की सतह को ही बदल देते हैं, जिससे कि इसका भक्षण और पाचन, माने एंटीजन का भक्षण करना भक्षण कोशिकाओं द्वारा और उसका पाचन करना आसान हो जाता है। ठीक, और अगला जो प्रोसेस है कॉम्प्लीमेंट एंजाइम सेल मेडिएटेड लाइसिस। इसमें एंटीबॉडी के प्रभाव से अनेक
पूरक सीरमी एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो रोगाणु की कोशिका झिल्ली में, रोगाणु की कोशिका झिल्ली माने एंटीजेन के रूप में जो वायरस, बैक्टीरिया आदि प्रवेश करते हैं, उनकी झिल्ली में छिद्र बना करके उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसमें एंटीबॉडी के प्रभाव से कोशिका माने रुधिर में या शरीर में, सीरम में अनेक, रुधिर के सीरम में अनेक सीरमी एंजाइम उत्पन्न होता है जो एंटीजन, जो कि वायरस के रूप में अथवा बैक्टीरिया के रूप में शरीर में प्रवेश करता है, उनके कोशिका में ये छिद्र बना करके उनको नष्ट कर देता है। इस तरह से आपने जाना कि एंटीबॉडीज एंटीजन से कैसे रक्षा करती है। ठीक, ओके, थैंक यू।